सॉलिड्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मेटलिक बॉन्ड्स को समझने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था कि अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण मेटलिक बॉन्ड्स स्टेबलाइज होते हैं, उनमें अतिरिक्त स्थायित्व आता है। लेकिन मेटलिक बॉन्ड्स इतने अधिक स्थायी होते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी को केवल रेजोनेंस या अनुनाद से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का भी काम में लिया जाता है। उसी के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बंध की सामर्थ्य और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिडाइजेशन से समझने का प्रयास करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं तो हमें मालूम है कि लिथियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1 2p0, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में यानी सेकंड शेल में 2s1 2p0 में एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दो अलग तरीके के ऑर्बिटल्स हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स होकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब आपस में एक लिथियम का दूसरे लिथियम के साथ ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो अधिक मजबूत बंध बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल p ऑर्बिटल को हम इस तरीके से बनाते हैं, जबकि एक हाइब्रिड sp ऑर्बिटल को अगर हमें बनाना हो तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों ऑर्बिटल्स में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जहाँ p ऑर्बिटल में दोनों लोब्स, दोनों पालियाँ बराबर साइज़ की हैं, वहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक पाली बड़ी हो गई है, दूसरी पाली बहुत छोटी रह गई है। अभी जो बड़ी पाली है इससे अतिव्यापन होंगे, यानी इसी तरीके से दूसरे लिथियम मेटल का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अतिव्यापन करेगा। अगर केवल p ऑर्बिटल से अतिव्यापन होता तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन की मात्रा कम होती, लेकिन क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पालियाँ बड़ी हो गई हैं तो इनमें अतिव्यापन या ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर मेटल्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से समझाने के लिए हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ प्योर s या p ऑर्बिटल्स। तो जहाँ प्योर s या p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते तो वहाँ पर इन लिथियम मेटल बॉन्ड्स में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती जितनी कि अगर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने काम में लेंगे उनसे होगी। इस तरीके से सभी मेटल्स हाइब्रिडाइजेशन या संकरण शो करते हैं। संकरण में या संकरण के कारण क्या परिणाम निकल के आते हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम कंपेयर करें एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया लिथियम का, अगर हम ट्रांजिशन मेटल से कंपेयर करें, ट्रांजिशन मेटल
सपोज करो क्रोमियम है, तो हम पाते हैं कि एल्कली मेटल्स में जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, जबकि इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। और इसी वजह से जो एल्कली मेटल्स हैं उनको हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स को चाकू से काटना संभव नहीं है, आसान नहीं है। लोहे को या लोहे के टुकड़े को चाकू से काटना संभव नहीं है, लेकिन सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इन मेटल्स के टुकड़ों को चाकू से काटना संभव है, क्योंकि एल्कली मेटल्स या क्षारीय धातु उनके जो बॉन्ड्स हैं या मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो कंपैरेटिवली वीकर हैं बजाय ट्रांजिशन मेटल्स के। इसका रीज़न है कि एल्कली मेटल्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स में sd हाइब्रिडाइजेशन। sd हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि ये पालियाँ जो भी यहाँ पर दिखाई थी हमने ये और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, अतः अतिव्यापन की मात्रा या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स में sd हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं या मेटेलिक बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स का ही कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, CuZn, तो हम पाते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड्स क्रोमियम तक इंक्रीज होते हैं और क्रोमियम के बाद ये फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, डिक्रीजेस। आई रिपीट, ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड क्रोमियम तक इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर ग्रेजुअली ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसको भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब आपने पढ़ा होगा 11th 12th क्लासेस में, तब उसमें देखा होगा कि जितने भी sp या sd हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं इन सब में अगर s और p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम है, s और d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे। आई रिपीट, जितना s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कम डिफरेंस होगा या s ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जितना कम डिफरेंस होगा, यानी इनकी एनर्जी जितनी ज़्यादा क्लोज होगी, उतने ही अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से मतलब है कि उनकी पालियाँ उतनी ही बड़ी होंगी, अतः उतना ही अधिक अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होगी। तो अगर हम कंपेयर करें एल्कली मेटल कैल्शियम से, तो कैल्शियम के केस में 3d ऑर्बिटल्स और 4s ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसमें काफ़ी गैप होता है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। ये कैल्शियम के केस में है। लेकिन जैसे ही हम स्कैंडियम का केस आता है, तो स्कैंडियम के केस में 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है और 4s ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये 4s हो गया, सॉरी ये 3d हो गया और ये 4s हो गया। हालांकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है। ये हो गया केस स्कैंडियम का। तो अब दो इलेक्ट्रॉन 4s में जो थे वो तो हैं ही, अगला इलेक्ट्रॉन 3d में आता है। ये स्कैंडियम का केस था। स्कैंडियम से और क्रोमियम तक 4s और 3d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है, यानी 4s और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है,
मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर 3D में 4 हो जाती है। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, इसलिए इन 4s और 3d ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकृत कक्षक बनते हैं sd, वो भी काफ़ी अच्छे ऑर्बिटल्स होते हैं। इसलिए मेटलिक बॉन्ड स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती जाती है। आई रिपीट, स्कैंडियम और क्रोमियम के 4s और 3d ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बराबर सा होता है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मेटलिक बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और इसलिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटलिक बॉन्ड की प्रबलता या स्ट्रेंथ बढ़ती जाती। लेकिन क्रोमियम के बाद ये जो 4s ऑर्बिटल्स और 3d ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्रोमियम के बाद, लेकिन इनके बीच में एनर्जी गैप एप्रिशिएबल हो जाता है। जब एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, तब उस केस में ये 4s ऑर्बिटल्स और 3d ऑर्बिटल्स आपस में संकृत नहीं हो पाएंगे या अच्छे से संकृत नहीं हो पाएंगे या अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना पाएंगे तो उस केस में इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो ऐसा फिर से देखें, मैंने कहा स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसके बाद मैग्नीज ऑनवर्ड्स ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अगेन रीज़न वही है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक 4s और 3d ऑर्बिटल्स में एप्रिशिएबल एनर्जी चेंज नहीं होता है, अतः अच्छे संकृत कक्षक बनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड भी बढ़ते जा रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन मैग्नीज ऑनवर्ड, क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बढ़ जाता है और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसलिए अब इनके बीच में अच्छे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बन पाते हैं और इस कारण से मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, भले ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हों क्रोमियम से और जिंक तक। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारे मेटल्स ऑब्टेन करते हैं या गेन करते हैं, जैसे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स का बनना भी हाइब्रिडाइजेशन से समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि FCC स्ट्रक्चर P3D3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक ही मेटल के 3p ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसी तरीके से sp-d4 संकरण भी या हाइब्रिडाइजेशन भी FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरीके से HCP-PD3 SD3 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं, जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर SD3 D4 या D3 हाइब्रिडाइजेशन में देखे गए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों को बता सकते हैं। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेटलिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कोएसिव एनर्जीज एट्सेट्रा, इनको समझाने के लिए हम अगेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम में लेंगे और उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।